हेलो दोस्तों। तो आज हम हमारा करंट अफेयर्स का वन शॉट स्टार्ट करते हैं। ये हम जनवरी 2025 से लेके फरवरी 2026 तक की जो भी न्यूज है सारी हम इसमें कवर करेंगे। सब्जेक्ट वाइज रहेगा। अभी हम स्पेस टैक्स से शुरू कर रहे हैं। इसमें हम सारे जो स्पेस टैक्स से रिलेटेड है, इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट जैसे डिफेंस, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, आपके और पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स, इकोनॉमी से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। पहले क्योंकि स्पेस टैग ज्यादा आता है तो हम इससे शुरू कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जिस भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते रहेंगे आपको वो भी टाइम टू टाइम करवाए जाएंगे। इसके बाद आपको मंथली करंट अफेयर्स कवर करने के लिए आपको मंथली करंट अफेयर्स अलग से करवाया जाएगा। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर्स आज का। सबसे पहले हमारे कंटेंट में क्या बना है? थर्ड, स्पेस पोर्ट। अब स्पेस पोर्ट क्या है? एक प्रकार से मान लो कि एयरपोर्ट ही है। एयरपोर्ट पे क्या होता है? प्लेन होते हैं। प्लेन वहां से लैंड हो सकते हैं, टेक ऑफ हो सकते हैं। प्लेन के लिए लॉन्च स्टेशन है। ऐसे स्पेस पोर्ट पे क्या है? एक तो सबसे पहली बात तो क्या होता है? लॉन्च स्टेशन होता है। उसके अलावा क्या होता है? फ्यूलिंग और कोई भी अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो वो सारे के सारे वन स्टॉप होता है। ये जगह होती है जहां पे सैटेलाइट लॉन्च से लेके सैटेलाइट की कोई भी ऑक्सिलरी जो सर्विस चाहे वो जिस लोकेशन पे अवेलेबल होती है लॉन्च स्टेशन के साथ साथ, उसको हम बोलते हैं स्पेस पोर्ट। तो अभी हमारी कंट्री में क्या हुआ है? इसमें ये थर्ड स्पेस पोर्ट की बात करिए। कहां पे लॉन्च हो रहा है? ये होप आइलैंड पे लॉन्च हो रहा है। कहां पे? काकीनाडा बे, आंध्र प्रदेश पे। कौन बना रहा है इसको? तो ये बना रही है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। किस लिए, किसके तहत बना रही है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है स्पेस सिटी। अभी तक हम क्या नाम सुनते थे? जैसे टैक्स सिटी सुनते थे ना, आईटी सिटी, टैक्स सिटी। तो ऐसे ही आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट स्पेस में अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए स्पेस सिटी बना रही है। तो उस स्पेस सिटी प्रोजेक्ट के अंदर अब तीसरा स्पेस पोर्ट बनाया जाएगा। किस चीज के लिए? मेनली रहेगा प्राइवेट जो कंपनीज हैं, जो अब हमारा जो फोकस है प्राइवेट, ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स ला सके स्पेस फील्ड में। तो उनके जो प्राइवेट स्पेस लॉन्चेस रहेंगे उनको मेन फोकस करके स्पेस सिटी प्रोजेक्ट के तहत आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ये ला रही है। कहां पे है ये? तो ये है, ये आइलैंड है जो हमारा जो होप आइलैंड है, ये पार्ट है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। कोरिंगा क्यों फेमस है? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पे कोरिंगा में हमारे सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव पाए जाते हैं। कहां पे? ध्यान रखना, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर है। फर्स्ट पे कौन सा है? सबको पता है, दुनिया का सबसे बड़ा है सुंदरबन, जो हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। ये है हमारा नंबर 1 पे। नंबर 2 पे जो हमारा मैंग्रोव की लोकेशन है वो है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अभी कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस पे है? तो एक गोदावरी नदी है, इसके माउथ पे है। अब अगर हम गोदावरी नदी की देखें तो कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। कहां पे? वेस्टर्न घाट से निकलती है ये और काकीनाडा बे के पास जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इससे पहले ये थर्ड स्पेस पोर्ट था, इससे पहले और भी स्पेस पोर्ट रहेंगे। तो जो हमारा अभी वर्किंग हमारा सिर्फ एक स्पेस पोर्ट है वो है सतीश धवन श्रीहरिकोटा में। अपन जो अभी जो भी इसरो हमारे प्लेन, जो भी इसरो हमारे जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करता है तो सारे करे जाते हैं सतीश धवन स्पेस स्टेशन है ये, या इसको स्पेस पोर्ट भी बोल सकते हो। तो यहां से हम अभी लॉन्च करते हैं। ये किस नदी के, मतलब किस उसके किनारे है? ये है पुलिकट लेक के किनारे। पुलिकट भी कैसी है? ब्रैकिश वाटर लेक है। ये भी, इसका ध्यान रखना, एक और है, ये भी सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की। और हमारी लार्जेस्ट कौन सी ब्रैकिश वाटर लेक? तो वो है हमारी वुलर लेक, नहीं चिल्का लेक, सॉरी वुलर तो हमारी है जम्मू कश्मीर में। चिल्का लेक जो हमारी उड़ीसा में है, ये है हमारी लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। और जो हमारा सेकंड जो सी पोर्ट है, फर्स्ट कहां पे? सतीश धवन में। सेकंड है, ये है कुलाशेखरीपट्टनम, तमिलनाडु में। ये क्या है? ये सतीश धवन और कुलाशेखरीपट्टनम में जो सेकंड सी पोर्ट है, ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों इसरो के लिए यूज में आएंगे। यहाँ पे क्या होगा? हमारा SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो अभी हमारा, जिससे कि हम कटिंग एज में जो कॉस्ट इफिशियंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अभी हमारे बना रहे हैं, तो उसके लिए जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जो कमर्शियल पर्पस के लिए इसरो लॉन्च करेगी, उसके लिए सेकंड स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है, जिससे सतीश धवन पे लोड कम होगा।
ठीक है दोस्तों। अब हमारा PSLV C62, PSLV का अभी जो लेटेस्ट मिशन था C62, ये हमारा फेल हो गया। इससे पहले जो पिछला जो मिशन था हमारा PSLV का C61, वो भी फेल हो गया था। ये ज्यादा बड़ी न्यूज क्यों है फेल होना, क्योंकि PSLV को हमारा वर्क हॉर्स कहा जाता है। इसरो का सबसे एफिशिएंट सिस्टम था PSLV। ये जानना इसलिए जाता है कि फेल ही नहीं होता था। PSLV की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी पोलर सैटेलाइट क्या है, टर्म आएगा तो आप सोच रहे हो, तो पोलर सैटेलाइट क्या है, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है हमारी। तो अगर कोई सैटेलाइट इधर से इधर तो कर रहा है तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होगी, और जो इधर से इधर घूमेगा ये है हमारा पोलर सैटेलाइट। मतलब नॉर्थ से साउथ ऐसे घूमेगा, वो रहेगा हमारा पोलर सैटेलाइट। तो मेनली पोलर सैटेलाइट किसमें होते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट होते हैं। तो हमारा PSLV मेजर क्या था? वर्क फोर्स था। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो हमारे मिशन करे हैं वो PSLV ने करे हैं। सबसे ज्यादा इसरो के लिए जो मिशन किए हैं वो भी PSLV ने किए हैं। तो इसका ये फेलियर अभी फेल क्यों हुआ है? ये रोलर रेट डिस्टरबेंस की वजह से। तो क्या हुआ था, जो इसका थर्ड स्टेज है इसमें क्या हुआ, एकदम से जो प्रेशर था, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। किस कारण से हो रहा है एग्जैक्ट कारण तो अपने को पता नहीं चल पा रहा, लेकिन एकदम से प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च करा था वो रोल करने लग जा रहा है अपने एक्सिस पे। तो वो क्या हो रहा है, अपना जो पाथ है उससे भटक जा रहा है और फिर वो हो जा रहा है फेल मिशन। तो ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से C62 फेल हुआ है। इसी की वजह से पोलर जो हमारा P61 है वो फेल हुआ था। इसमें क्या भेज रहे थे, इसमें हम भेज रहे थे हमारा अन्वेषा जो इमेजिंग सैटेलाइट है वो। और ये जनरली नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि मिशन ही फेल हो गया, तो ये पूछे जाने की संभावना कम है हमारी। PSLV मतलब क्या है, सेकंड कंसेक्यूटिव मिशन फेल। हमने बताया ना C61 भी फेल था और ये भी फेल था। C61 कब लॉन्च किया था? मई 2025 में। तो अगर आपसे आ जाए C61 C62 क्या है, तो वो क्या है, मिशन थे जो किसके थे, इसरो के द्वारा PSLV से लॉन्च किए गए थे। अब इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया गया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मतलब ये वो सैटेलाइट होता है जिसमें हाई इमेजिंग कैमरा वगैरह रेडार सिस्टम होता है, जिससे कि हमारा जो अर्थ है उसकी हाई रेजोल्यूशन फोटोज ली जाती हैं, मैपिंग की जाती है, जिससे कि कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट हो या कोई डिफेंस से रिलेटेड काम हो, कोई सर्विलेंस करना हो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो उन सब चीजों के लिए क्या होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजते हैं हम। ये क्या है, पहला प्राइवेट सेक्टर बिल्ट सैटेलाइट है, कॉन्स्टलेशन रह गई। एक तो कॉन्स्टलेशन क्या है हमारा, नाविक। नाविक में क्या है हमारा, वो है हमारा जीपीएस टाइप का है हमारा। जैसे जीपीएस यूएसए का है, ऐसे हमारा क्या है, नाविक है। ये किसके लिए है, ये हमारा जीपीएस के लिए है। ये क्या है, नाविक क्या है, नेविगेशन के लिए है। क्योंकि हमारी जो जीपीएस पे डिपेंडेंस है उसको घटाना है, क्योंकि अगर लड़ाई हुई कल, ये हमने देखा था 1998 में भी, जो अमेरिका ने हमारा एक्सेस रोक दिया था जीपीएस से। तो अगर हमें मिसाइल लॉन्च करने कुछ भी करने, विशेषकर डिफेंस के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट क्रिएट हो रही थी। तो हमने अपना नेविगेशन सैटेलाइट क्या बनाया था, नाविक था। अब हम अर्थ ऑब्जर्वेशन जो कॉन्स्टलेशन बना रहे हैं, ये किसका है, प्राइवेट सेक्टर में। कौन सी फर्म के साथ, पिक्सल स्पेस और इन स्पेस। इन स्पेस क्या है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर नोडल एजेंसी है। ये क्या काम करती है, जनरली प्राइवेट सेक्टर जो फर्म्स हैं और जो हमारा इसरो है उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करती है इन स्पेस। तो इन स्पेस और पिक्सल स्पेस मिलकर तो पीपीपी मॉडल पे ये 12 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। अब ये किस काम आएंगे हमारे, तो सबसे पहला काम तो इनका है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। कि कोई भी डिजास्टर हुआ तो वहां पे सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट करने के लिए अगर हमारे पास कॉन्स्टलेशन रहेगा, अपनी खुद की मैपिंग रहेगी, तो हम करेक्टली एसेस कर पाएंगे कि कितनी दूरी में है, कितना ज्यादा डैमेज है और कहाँ कहाँ क्या हेल्प की जरूरत है। उसके साथ साथ क्या है कि हमारा क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज में ये टाइम टू टाइम अर्थ की फोटोज लेता रहेगा, हाई इमेजिंग रडार से ऑब्जर्व करता रहेगा। तो वो हमारे जो क्लाइमेट में जो माइन्यूट चेंजेस रहेंगे उसके बारे में पता चलेगा।
और ये हमारी हेल्प और भी करेगा हमारे वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में, क्योंकि ये मानसून के लिए जो विंड पैटर्न है उसके साथ साथ जो हमारे क्लाउड्स बन रहे हैं उन सब की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने के काम आएगा। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन अगर ये आ जाए कि पहला इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन किसके द्वारा, तो सबसे पहले तो पिक्सल स्पेस के द्वारा। आपके एग्जाम में किसके साथ मिलके है, तो इन स्पेस के साथ मिलके है। ये पिक्सल स्पेस इसका लीडर है, इसमें साथ साथ दो और है, ध्रुव स्पेस और सेटेसर पेरिसाइट है, पियरसाइट है, ये दो हैं हमारी इसके साथ और। लेकिन आपके अगर एग्जाम में आया तो मेन लीडर कौन है इसका, पिक्सल स्पेस, और इन स्पेस के साथ मिलके बना हुआ है ये। अब हमारी है प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अभी तक हमारे ज्यादातर जो सैटेलाइट थे, जब तक हमने ओपन नहीं किया था तब तक क्या थे, इसरो बनाता था। अब हमने प्राइवेट सेक्टर को मंजूरी दे दी है, तो प्राइवेट फर्म ज्यादा से ज्यादा आ रही है। इसके लिए हम क्या चाहते थे कि इंटीग्रेटेड एक प्राइवेट सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टेब्लिश की जाए, जिससे कि वो इजीली, जैसे भाई यूएसए में देखो कितनी बड़ी है, आप देखते हो यूएसए में तो जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजन, कितनी ज्यादा अलग अलग वो हैं। स्पेस एक्स तो देखो नासा से भी बड़ी हो गई, अब बहुत बड़ी हो गई। इसलिए हमारा देश भी हम चाह रहे हैं कि हम इसरो पे डिपेंडेंट नहीं रहे, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग का एक इंटीग्रेटेड यूनिट कहाँ पे स्टैब्लिश किया है, सानंद में, गुजरात में। इस अगर इसके साथ साथ इसके दो और नाम भी है, जो ये सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसको प्लमनरो प्लांट या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड फैक्ट्री। तो आपके ये आ जाएगी इंडिया में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश की है, तो सानंद गुजरात में। प्लमनरो प्लांट कहाँ पे, पाल्मनरो प्लांट कहाँ पे स्टैब्लिश किया है, तो वो भी सानंद गुजरात पे। डेवलप किसने किया इसको, तो अजिस्ता स्पेस ने। तीन ही एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी लोकेशन आ सकती है कहाँ पे, सानंद गुजरात, किसके द्वारा किया गया है, अजिस्ता स्पेस के द्वारा, या फिर ये अलग अलग दो नाम से पूछ सकता है कि इस इन दोनों के लोकेशन कहाँ पे, ये क्वेश्चन इससे पॉसिबल। हमारा फर्स्ट प्राइवेट नेविगेशन एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया, ये तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है। किसने इसको मतलब इनोग्रेट किया था, वी नारायण नारायणन ने। कौन है ये, इसरो के चेयरमैन है। तो ये ध्यान रखना कि इसरो के चेयरमैन कौन है, वी नारायणन। इंडिया का क्या है, पहला प्राइवेट नेविगेशन एक्सीलेंस सेंटर है। किसमें हेल्प करेगा, अभी हमारे नेविगेशन के लिए क्या हमने पढ़ा था ना, नाविक। नेविगेशन के लिए हमारा जो इंडिया का इंडिजिनस है, इसकी कितनी अगर रेंज आ जाए तो क्या है, इंडिया और इसके दोनों साइड 1500 किलोमीटर का जो एरिया है वहां को ये कवरेज देता है। अब क्या होगा कि अभी हमारा जो नाविक है इसमें हम 7 ही सैटेलाइट यूज कर रहे हैं, और जो यूएसए का जो जीपीएस है वो 30 सैटेलाइट यूज करता है, रशिया जो चाइनीज है वो 32 करता है, रशिया का भी कुछ 30-32 यूज करता है। तो हमारी जो अभी एक्यूरेसी है नाविक की वो कम है। तो जैसे हम प्राइवेट स्पेस जो इनके साथ जो टाई अप करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी हमारे जो नाविक सिस्टम में आ जाएगी। अभी हम देख रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट न्यूज एक दो दिन की, उसमें क्या है, नाविक के हमारे जो एटॉमिक क्लॉक वो खराब होगी, जो हमारा मिशन था उसको जो स्टेप भेजने का C61 फेल हो गया था। तो अभी हमारे 7 में से 4 वर्किंग नहीं है। तो अगर अभी हमें कोई दिक्कत आ जाती है तो नाविक हमारे उसकी एक्यूरेसी और घट चुकी है। तो ऐसे प्राइवेट इनके साथ और ज्यादा से ज्यादा अब वापिस हमें नया मिशन भेजना पड़ेगा, जिससे कि उसकी एटॉमिक क्लॉक रिप्लेस की जा सके। अलकनंदा स्पाइरल गैलेक्सी कहाँ पे, ये हमारी जो नई गैलेक्सी मिली है उसका नाम है, अभी हमारे किसने इसको वो क्या ऐसे आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि अलकनंदा क्या है, ये एक नई स्पाइरल गैलेक्सी है। अलकनंदा वैसे क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरी भी अलकनंदा, पर वैसे अगर आ जाए कि अलकनंदा स्पेस से रिलेटेड है, क्या है, तो ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसको कि डिस्कवर किया है। किसने डिस्कवर किया है, तो नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पुणे ने मिलकर इसको डिस्कवर किया है। किसकी हेल्प ली है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। क्या है जेम्स वेब, जेम्स वेब स्पेस के अंदर तैरता हुआ दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। कहां पे एस्टेब्लिश कर रखा है जेम्स वेब को, इंफ्रारेड इसकी क्या है, इंफ्रारेड इसका बैंडविड्थ है जिसमें सारा अपना ट्रैकिंग करता है। इसको कर रखा है लेग्रांजे पॉइंट पे, कौन से पे, L2। हम आपने लेग्रांजे पॉइंट का और नाम सुना होगा किसमें, अपना अर्थ के लिए जो सन के लिए मिशन, उसका नाम क्या है, आदित्य L1। वो किस पे है, लेग्रांजे पॉइंट 1 पे। ऐसे ही सन के लिए लेग्रांजे पॉइंट 2 पे किसको कर रखा है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को। किस लिए, ये जो दूर गैलेक्सी वगैरह है, जो डीप स्पेस के रिसर्च के काम आती है जेम्स वेब स्पेस।
इससे पहले इसकी प्रिकर्सर कौन था? हबल टेलीस्कोप। हबल को रिप्लेस करके अब क्या आ गया? जेम्स वेब। दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है जो स्पेस में है अभी। तो क्या है? प्रोजेक्ट सनकैचर। किसका प्रोजेक्ट है ये गूगल का प्रोजेक्ट है। क्या है इस प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव? क्या है? ये डेवलप करना है सोलर पावर डाटा सेंटर इन स्पेस। इसमें क्या रहेगा कि छोटे छोटे जो सैटेलाइट हैं उनके ऊपर जो हमारे जो सोलर पैनल्स हैं वो लगा के और स्पेस में एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिससे एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्रिएट किया जाए इसके स्पेस में। स्टोरेज नेटवर्क होगा ये, जो कि एआई पावर्ड होगा, जिससे कि जो डिपेंडेंसी है वो कम की जा सके जो लैंड बेस्ड है, और साथ ही साथ की जो हमारे जो सन की जो सोलर एनर्जी है उसका यूज किया जा सके। इसके लिए प्रोजेक्ट सन कैचर स्टार्ट किया है, गूगल ने स्टार्ट किया है। एक अपने एआई का जो स्टोरेज है उसके लिए सैटेलाइट में छोटे छोटे जो सैटेलाइट है उनके अंदर जो कंप्यूटर रैक्स भेजी जाएंगी जो कि स्टोरेज स्पेस रहेंगे, तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड एक नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा स्पेस में। एक तो उसकी सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी और ऊपर से उसमें कॉस्ट भी धीरे धीरे लग रहा है कि कॉस्ट उनके कम आएगी। मिसेला बेंथोस, ये क्यों है? ये पहली जर्मन इंजीनियर है जो कि व्हील चेयर बाउंड है और जो स्पेस में जा रही है। अगर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट व्हील चेयर यूजर टू गो टू स्पेस मिचेला बेंथोस। कहां की है ये? जर्मनी की है। याद रखना किस पे गई है? तो ब्लू ओरिजन पे गई है। NS-37 ब्लू ओरिजन का है। ब्लू ओरिजन किसका बैक्ड है? किसके द्वारा बैक्ड है? जेफ बेजोस के द्वारा, अमेजन के द्वारा। अमेजन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उनकी बैक्ड कंपनी है ब्लू ओरिजन। स्पेस एक्स इलोन मस्क की है, तो ब्लू ओरिजन है ये जेफ बेजोस के द्वारा बैक्ड है। ये किस लिए है? इससे क्या होगा कि एक्सेसिबिलिटी एरो स्पेस की है। ये दिखाता है कि आगे जाने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल हो पाएगा। तो हमारा एरो स्पेस है, अगर व्हीलचेयर बाउंड अगर पहले जा रहा है तो आगे आगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाएगी। तो क्या है? ब्लू बर्ड ब्लॉक टू स्पेस सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया गया है? किसने लॉन्च किया? ये इसरो ने लॉन्च किया है। किससे? LVM-3M6 मिशन। ये कौन सा है? ये हमारा जो रॉकेट है जिसका हम नाम सुनते हैं बाहुबली। पहले नाम क्या था इसका? GSLV Mark 3, जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन है, जो सबसे पावरफुल इंजन इसरो का यही है, जिसको बाहुबली कहते हैं। अभी इसका एक्रोनिम बाहुबली है, पहले इसका GSLV Mark 3 नाम था। ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अगर आज ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 क्या है? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। किसकी कौन सी कंपनी का? ये AST स्पेस मीडिया USA की कंपनी है। कहां पे भेजा गया इसको? लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है। किससे भेजा? ये बाहुबली से भेजा है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कोई भी हैवीएस्ट कमर्शियल पेलोड भेजा गया है, लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। कितना वेट है इसका? लगभग 6100 kg। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया की तरफ से हैवीएस्ट जो अपना रॉकेट सबसे भारी कौन सा है? बाहुबली ले जा सकता है। उसने जो सबसे हैवी कमर्शियल पेलोड जो लॉन्च किया है वो ये है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। वायुमित्रा क्या है? इंडिया AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट क्या है? कि ह्यूमन की तरह दिखने वाला एक AI पावर्ड रोबोट होएगा, जो कि AI से पावर्ड रहेगा। रोबोट सिंपल रोबोट है, ह्यूमनॉइड है। इसमें क्या है? ये इसके लेग्स नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर का आधा हिस्सा है इसका। ये किस लिए किया गया? जो हमारा गगनयान मिशन आएगा उसके लिए ये क्या है? अनक्रूड टेस्टिंग मिशन है, टेस्ट फ्लाइट है। क्या रहेगा कि उससे हम गगनयान क्या है हमारा, इससे हम स्पेस में 3 दिन के लिए 3 स्पेस जो वो है यात्री हैं उनको स्पेस में भेजना चाहते हैं। पहले 2026 के लिए ही था गगनयान मिशन हमारा, लेकिन अब डिले हो गया, तो अब 2027 के लिए प्रोजेक्टेड है गगनयान हमारा। और इसमें पहली इंडिया की खुद की इंडिजिनस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी गगनयान। अब ये 2027 के लिए प्रोजेक्टेड है। तो इसके टेस्ट के लिए एक AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया इंडिया ने, उसका क्या नाम है? वायुमित्रा। तो एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कि वायुमित्रा क्या है, तो ये क्या है? AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है। कौन से मिशन के काम में आएगा? तो गगनयान मिशन के काम में आएगा। पूछ ले गगनयान मिशन कब लॉन्च होने की संभावना? 2027 में। गगनयान मिशन है क्या? तो इंडिया की फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। कौन से ऑर्बिट में जाते हैं स्पेस फ्लाइट के लिए? लो अर्थ ऑर्बिट में।
कौन लॉन्च कर रहा है? इंडिया का है, तो ऑब्वियस सी बात है इसरो ही लॉन्च करेगा इसको। CMS-03 सैटेलाइट। तो किसके, ये क्या है? इंडिया का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन नाम से ही पता चल जाता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए है। इसका मिशन और दूसरा नाम क्या है? GSAT-7R है। ये किसका अपग्रेडेशन है? पहले मिशन था हमारा GSAT-7, उसका ये अपग्रेड है GSAT-7R। किसके लिए है? मेनली है इंडियन नेवी के लिए, डिफेंस पर्पसेस के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन में जो मैरीटाइम कनेक्टिविटी है, डिजिटल है, तो हमारी नेवी की डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए, हायर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके लिए है CMS-03। क्या है कि बार बार जैसे अभी आपने देखा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स थे वो ब्लॉक करे जा रहे थे, तो इंडिया अपना इंडिपेंडेंट एक सैटेलाइट भी चाहता है, जिससे कि उसकी जो कोई भी शिप्स हैं अगर इमरजेंसी सिचुएशन में अगर अपनी नेवी भेजती है तो डिफेंस के लिए CMS-03 है। ये GSAT-7R नाम से है। ऐसे ही ये डिफेंस का पूरा बना रखा है। GSAT-7A किसके लिए है? आर्मी के लिए। और GSAT-7B किसके लिए है? हमारी एयरफोर्स के लिए। और GSAT-7 किसके लिए था? नेवी के लिए था। जो अब नया जिसके लिए लॉन्च किया GSAT-7R है। ये क्या है? हैवीएस्ट है। तो हैवीएस्ट हमारे एक ही से ही लॉन्च किए जाते हैं, LVM-3M5। मतलब क्या है ये? LVM-3 कौन सा है? रॉकेट है, जिसका पहले GSLV Mark 3 था। दूसरा नाम क्या है इसका? बाहुबली। उससे क्या लॉन्च किया गया? हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। हमारी किसके लिए है? ये हमारी नेवी के लिए। ये क्या है? न्यू ग्लेन रॉकेट नासा मार्स मिशन। तो एस्केपेड नाम है इसका। अगर पूछ ले एस्केपेड क्या है, तो नासा का नया मार्स मिशन है। फिर न्यू ग्लेन रॉकेट क्या है? न्यू ग्लेन ब्लू ओरिजन के द्वारा बनाया हुआ रॉकेट है। तो ब्लू ओरिजन के न्यू, जैसे फाल्कन 6 है ना स्पेस एक्स का, ऐसे न्यू ग्लेन रॉकेट किसका? ब्लू ओरिजन का है। इस पे नासा का जो मार्स मिशन है एस्केपेड, ये लॉन्च होगा किसके द्वारा? न्यू ग्लेन रॉकेट से, ब्लू ओरिजन के से। एस्केपेड मिशन है, एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर। तो आप सिर्फ इतना याद रखना कि अगर आज एक्सकेपेड क्या है, तो ये है एक मार्स मिशन है। किसका है? तो ये है नासा के द्वारा। किसके रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था ब्लू ओरिजिन के उससे लॉन्च किया गया था। रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। कब तक है? मार्स ऑर्बिट बाय 2027 तक इसको पहुंचाने का काम है। स्टडी करेगा क्या? तो मार्स की वेदर है, मार्सन मैग्नेटिक फील्ड वगैरह है, उसको स्टडी करेगा। तो ये बेसिक स्टडी होती है, वेदर, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बेसिक स्टडी है। तो ये आपके काम की नहीं है। आपको ये याद रखना एस्केपेड क्या है? मार्स मिशन है, नासा का है, और ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लीन रॉकेट अगर पूछ रहे क्या है, तो ब्लू ओरिजिन का रॉकेट है। गगनयान मिशन ह्यूमन रेटेड इंजन। तो क्या है गगनयान मिशन? हमने बताया ना, लो अर्थ ऑर्बिट पे जो हमारा पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है इंडिया की खुद की, तो उसके लिए क्या है कि जो हमारा इंजन है उनको ह्यूमन रेटेड इंजन का टेस्टिंग करनी पड़ती है अलग से। क्योंकि वैसे अगर आपका मिशन फेल हो जाए तो भाई नुकसान सिर्फ मशीन का है, लेकिन अगर ह्यूमन रेटेड कोई मिशन है वो फेल हुआ तो साथ में आपके एस्ट्रोनॉट की भी तो लाइफ डेंजर में है। तो इसके लिए इसका जो इंजन है उसके अलग अलग जो सेक्शन है उनका टेस्टिंग हो रही है। तो गोदरेज डेवलप किसने किया है? गोदरेज एरोस्पेस ने। L110 विकास इंजन लिक्विड स्टेज का जो हमारा क्या कौन सा जो हमारा ये लॉन्च करेगा, तो इसका जो क्रायोजेनिक इंजन हमारा, उसका जो सेकंड स्टेज है, लिक्विड स्टेज है जो, तो उस लिक्विड स्टेज का जो इंजन है वो कौन सा इंजन है? विकास इंजन। तो L110 विकास इंजन किसके लिए है? ये हमारा लिक्विड स्टेज के लिए इंजन है। इसकी क्या हुई है? ह्यूमन रेटेड टेस्ट हुआ है इसका, गोदरेज एरोस्पेस के साथ मिलकर काम किया है। कौन सा है? LVM-3 जो हमारा GSLV Mark 3 था, उसका जो सेकंड स्टेज है लिक्विड स्टेज, फर्स्ट सॉलिड है, सेकंड लिक्विड है, थर्ड क्या है? क्रायोजेनिक स्टेज है। क्रायोजेनिक में क्या है? फ्यूल क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज होता है। तो जो लिक्विड स्टेज है उसके लिए है विकास इंजन। विकास इंजन का ह्यूमन टेस्ट हुआ है। ये पावर करता है जो लिक्विड स्टेज है उसको पावर करता है। LVM-3 जो हमारा बाहुबली है जो रॉकेट है, उसका जो सेकंड स्टेज है लिक्विड, उसको ये करेगा। क्योंकि हम बाहुबली जो हमारा हुआ है जो इंजन है वही हमारे जो गगनयान मिशन है उसको लॉन्च करेगा। अग्निकुल कॉस्मोस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। तो अग्निकुल कॉस्मोस क्या है? कंपनी है। कहां पे? चेन्नई बेस्ड कंपनी है।
जो आईआईटी मद्रास के एलुमनाइज ने मिलके बनाई है। इसने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया है। समझ रहे हो, सिंगल पीस है, मल्टीपल पीस हो रहे हैं इससे बड़े, लेकिन सिंगल पीस एक ही पीस है, मतलब पूरा एक साथ बनाया हुआ है। ऐसे नहीं है कि असेंबल किया हुआ है, 3D प्रिंट किया है एक साथ पूरे के पूरे इंजन को। वर्ल्ड का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया है। किसने बनाया? अग्निकुल कॉस्मोस ने। किससे बनाया ये? तो इंसोनेल है। क्या है ये? स्पेशल मेटल अलॉय है। अगर ये आ जाए कि इंसोनेल क्या है, स्पेशल मेटल अलॉय है। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किसने बनाया? अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। अगर ये आ जाए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कौन सी कंपनी ने बनाया? तो अग्निकुल कॉस्मोस। कैसे भी घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आ जाए, कहां पे बेस्ड है ये कंपनी आ जाए, ये है चेन्नई में बेस्ड है। ध्रुवा स्पेस का लीप 1 मिशन है। किसका है? लीप 1। किसके साथ मिलके? स्पेस एक्स के फाल्कन 9, हमने पढ़ा था स्पेस एक्स इलोन मस्क की है। इसने क्या किया? ध्रुवा स्पेस क्या है? कमर्शियल वो है, इसका पहला कमर्शियल मिशन था ध्रुवा स्पेस जो कंपनी है इसका। क्या किया है? तो ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। किसके साथ, किसके इंजन पे? तो बाकी जो सारी फैसिलिटी हैं जो उसके सैटेलाइट से रिलेटेड हो, ध्रुवा स्पेस ने प्रोवाइड करवाई है। पूरा उसका जो मेंटेनेंस है और जो आगे उसका जो कम्युनिकेशन करेगी। किसके हैं ये सैटेलाइट? तो ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट है। अगर आ जाए ध्रुवा स्पेस का पहला जो फर्स्ट कमर्शियल मिशन है किसके साथ मिलके है? तो स्पेस एक्स के साथ मिलके। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप इसरो टिक कर सकते हो, तो ध्यान रखना ये किसके साथ मिलके है, ये है उसके स्पेस एक्स के साथ मिलकर, ना कि इसरो के साथ। क्या है? रशिया ने क्या किया है? वेनेरा डी। सबसे पहली बात तो आ जाए, वेनेरा डी मिशन किस कौन से देश का है? तो रशिया का है। पहली चीज ध्यान रखनी। अब वेनेरा से पता चल रहा होगा अगर ये आ जाए कि किस चीज से रिलेटेड है, तो आप थोड़ा सा गैस तो वैसे ही कर सकते हैं। वेनेरा विनस, तो विनस के लिए है। कब के लिए प्रस्तावित है ये? तो ये है 2034 के लिए। क्या क्या है इसमें? एक लैंडर है, एक ऑर्बिटर है, और एक बैलून प्रोब है। उनकी बेसिक डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं। क्या होगा? उसका जो एटमॉस्फेयर की मैपिंग होगी, कैसे कैसे एटमॉस्फेयर है, ओरिजिन वगैरह, जो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, सब चीजों की मैपिंग है। आपके एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा कि वेनेरा डी किससे रिलेटेड मिशन है? विनस से रिलेटेड है। किसने लॉन्च किया है? रशिया ने लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सप्लोरेशन ऑफ विनस एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज की अपनी जो है। ये क्या है? जो सोवियत इरा का जो वेनेरा प्रोग्राम था, पहले इनका वेनेरा प्रोग्राम था सोवियत इरा का था, मतलब सोवियत, जब अब ये रशिया बन गया, पहले यूएसएसआर था। तो जो यूएसएसआर के टाइम का इनका विजन था वेनेरा विनस के लिए, उसी का जो नेक्स्ट फेज आ रहा है वो वेनेरा डी नाम से आ रहा है। तो अगर कुछ वेनेरा किससे रिलेटेड था, तो ये यूएसएसआर का था। वेनेरा डी किसका मिशन है? ये है रशिया का। इसरोज होप एनालॉग मिशन कहां पे है? ये लद्दाख में हुआ है। होप का मतलब क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। तो इस मिशन में क्या है हमारा? इसमें हम सिमुलेट कर रहे हैं जो मून और मार्स लाइक कंडीशन है। कहां पे? लद्दाख की तसोकर वैली है, वहां पे हम ये सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं। उससे क्या है कि हम जैसे टेस्ट कर सके ह्यूमन इंडोरेंस वगैरह को, और जो बाकी स्पेस टेक्नोलॉजीज है वो कैसे बिहेव करेंगी जब हम एक्सप्लोरेशन करेंगे मून के, मार्स के, तो वो कैसे बिहेव करेंगी, या हमारे ह्यूमंस को क्या क्या दिक्कतें आएंगी, उनसे कैसे टैकल करना है। इसके लिए हमारा होप एनालॉग मिशन है। कहां पे है ये? लद्दाख में है। किसके साथ मिलके करा जा रहा है ये? तो प्रोटो प्लैनेट है, बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है, उसके साथ मिलके इसरो का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है, उन दोनों का मिलके। क्यों? क्योंकि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए जो मून और जो मार्स की जो कंडीशंस हैं वो पहले स्टडी करेंगे, तभी तो उन पे काम किया जा सकेगा। ये तसोकर वैली कहां पे है? ये लद्दाख में। तो ये क्यों यूनिक क्यों है? क्योंकि ये हाइपर सैलाइन लेक है। आप क्या सोचोगे कि ये क्या है? फ्रेश वाटर लेक है? नहीं, ये हाइपर सैलाइन लेक है। एग्जाम में क्यों और इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रामसर साइट भी है। तो पूछ लेते, रामसर साइट सीधी आ जाती है एग्जाम में, तो आ जाएगी तसोकर वैली कहां पे है, तसोकर लेक कहां पे है, तो वो कहां पे है? लद्दाख में है, क्योंकि रामसर साइट है। अगर ये आ जाए कि फ्रेश वाटर लेक है, अगर ये आ जाएगा लद्दाख में, आपको पता था, आप सोचो फ्रेश वाटर लेक है, नहीं, ये हाइपर सैलाइन लेक है। इंडिया ने अपना 15 साल का रोड मैप स्पेस का दिया है, अनाउंस किया है। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कौन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह? ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस है। कब इन्होंने दिया था ये? अगस्त 23 2025 को। अगस्त 23 को क्या है हमारा? नेशनल स्पेस डे। तो अगर आ जाए नेशनल स्पेस डे कब है, तो अगस्त
2023। ठीक है, किसने लॉन्च किया था, ये अनाउंस किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस हैं। तो इसमें जो की टारगेट थे वो देख लो 3, बाकी वैसे आएंगे नहीं। 2028 में क्या कर रहे हैं हम, चंद्रमित्रा मिशन कर रहे हैं, मतलब चांद पे हमारा जो मिशन है उसका अगला जो चंद्रयान 4 मान लो वो हम लॉन्च कर रहे हैं 2028 में। 2035 तक हमारा क्या टारगेट है, इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने का, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अभी कौन कौन से देश के पास है, एक तो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक किसका है, तियांगयांग किसका है, चाइना का। ये दो ही हैं अभी, एक चाइना के पास है, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, ये कोलैबोरेशन है यूएस प्लस यूरोपियन एजेंसी और कनाडा वगैरह का मिलकर एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दूसरा है चाइना का। 2040 तक हमारा टारगेट क्या है, इंडियन एस्ट्रोनॉट को मून तक पहुंचाने का टारगेट है अभी हमारा। इसके लिए क्या होगा, एक तो हमारा जो जीएसएलवी मार्क 3 है, जो LVM-3 है, उससे हैवी रॉकेट लाना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी हमारे जो स्पेस जो एस्ट्रोनॉट है उनको कहां पे ले जा पा रहा है, सिर्फ स्पेस तक के लिए तो हमारा LVM-3 है। तो इसके लिए क्या होगा, बहुत टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार की जरूरत है। तो ये 2040 तक हमारा टारगेट है। इंडिया, इसरो, नासा, निसार मिशन क्या है, नासा और इसरो मिलके ये एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार कर रहे हैं। तो क्या है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार। क्या होती है सिंथेटिक अपर्चर रेडार, तो कुछ नहीं है, जो रेडार है जो मूविंग सरफेस जैसे कि सैटेलाइट बेस्ड है उसी को बोलते हैं सिंथेटिक अपर्चर रेडार। अगर सिंपल भाषा में देखें तो कुछ नहीं है, मूविंग रेडार है जो सैटेलाइट बेस्ड है। इसमें क्या होगा, अर्थ की इमेजिंग की जाएगी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी एक प्रकार का मान सकते हो। किसका कोलैबोरेशन है, निशान मिशन के लिए नासा और इसरो, नाम से ही पता चल रहा होगा। कब लॉन्च हुआ था ये, जुलाई 30 2025 में। कौन से इंजन ने, GSLV से लॉन्च किया था। तो जो L बैंड और S बैंड, दो बैंड में इसकी जो इमेजिंग है या जो उसका जो की जाएगी पूरी पूरी हमारे को L बैंड में। तो L बैंड किसके द्वारा यूज दिया गया है, L बैंड टेक्नोलॉजी वो नासा के द्वारा। ये क्या होगा, फॉरेस्ट आइस वगैरह, पेनिट्रेशन, क्लाइमेट चेंज, इन सबको स्टडी कर रहे हैं। और जो S बैंड है वो इसरो के द्वारा। ये किसमें मेनली, इस सरफेस मॉइस्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टडीज के लिए तो एस बैंड काम आएगा, और जो फॉरेस्ट आइस पेनिट्रेशन वगैरह इन सब से रिलेटेड के लिए एल बैंड काम में आएगा। ये हमारे फ्रीक्वेंसी के बैंड है, एल और एस बैंड है ये। कितना इसका रिजोल्यूशन है, तो ये 12 दिन में पूरी अर्थ को मैप कर सकता है। तो इससे क्या होगा, और कितना एक्यूरेसी कितना है कि 1 सेंटीमीटर या उस तक के भी जो चेंज होंगे ना अर्थ के सरफेस में, उनको भी ये डिटेक्ट कर लेगा। तो ये इससे क्या होगा कि हमारा क्लाइमेट के लिए और जो हमारे अर्थ की इकोलॉजी जो आइस वगैरह है इन सब के कि कितना आइस मेल्ट हो रही है, क्या हो रही है, इन सब के लिए मिशन बहुत हेल्पफुल रहेगा कि 12 दिन के चेंजेस, हर 12 दिन में जो भी चेंज आते रहेंगे उन सबको बताता रहेगा। और अगर आइस लेवल में 1 सेंटीमीटर तक का भी चेंज आया तो इससे पता चल जाएगा हमारा जो फॉरेस्ट कवर है उनमें क्या चेंज हो रहे हैं, वो सब ये बता पाएगा। ये किसमें है, सन सिंक्रोनस में, पोलर ऑर्बिट में। मतलब क्या है सन सिंक्रोनस का, क्या मतलब है सन सिंक्रोनस का, कि सन के साथ सिंक में है। मतलब सन के साथ सिंक में मतलब जो सोलर टाइम रहेगा उस एक सरफेस का, मतलब एक जगह आया वहां, ये जिस सोलर टाइम पे पहले आया था उसी सोलर टाइम पे अगली बार भी मिलेगा। तो उससे क्या रहेगा, अगर टाइम सेम है तो वो एग्जैक्टली डिटेक्ट कर पाएगा, जो चेंजेस हैं उनको अच्छे से डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि वो सन की वजह से जो चेंजेस आए हैं उनको काउंटर बैलेंस कर देगा, क्योंकि सन की लोकेशन सेम रहेगी जब भी वो उस लोकेशन पे आएगा। तो ये क्या है, सन सिंक्रोनस है पोलर ऑर्बिट में। इसलिए सन सिंक्रोनस है क्योंकि इसको क्या अर्थ के जो क्लाइमेट में और जो सरफेस चेंजेस आ रहे हैं उनको स्टडी करना है। ये क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, वोल्केनिक एक्टिविटी है, इन सबको अर्थ पे जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट और वो क्लाइमेटिक चेंज है उन सब की स्टडी के लिए नासा और इसरो ने मिलकर निसार मिशन लॉन्च किया है। अब है ट्रेसर्स मिशन, किसके है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ट्रेसर मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो मैग्नेटिक रिकनेक्शन है हमारे अर्थ के पोलर कस्प में। ये क्या है, हमारे अर्थ पे क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कई जगह क्या होता है, ब्रेक होती है, वापस से रिकनेक्ट होती है। तो जो मैग्नेटिक रिकनेक्शन होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है इनको नुकसान कौन पहुंचाता है, कौन ब्रेक करता है, तो ये करते हैं जो सोलर स्ट्रॉम्स आते हैं, वो हमारे जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है उनको सबसे ज्यादा। तो ये क्या करेगा कि हमारी जो अर्थ की जो पोल के पास जो ये सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक
जो रिकनेक्शन है जो अटते हैं पोलर स्टॉर्म की वजह से, तो उनको स्टडी करेगा, जिससे कि हम जो सोलर स्टॉर्म्स की वजह से जो सैटेलाइट और बाकी सब में हमारा जो नुकसान होने वाला है, हम उसको रियल टाइम डाटा सैटेलाइट को प्रोवाइड कर सकें और कम्युनिकेशन सिस्टम बाकी पावर ग्रिड वगैरह को प्रोवाइड कर सके सोलर उससे स्टॉर्म से रिलेटेड, जिससे कि उनको बचाया जा सके। हमारे जो सैटेलाइट है, हमारी पावर ग्रिड है, क्योंकि जो सोलर स्टॉर्म है उनका सबसे ज्यादा असर होता है मैग्नेटिक फील्ड पे, उसकी वजह से अगर उनको हम स्टडी करेंगे तो हम सैटेलाइट वगैरह जो भी हैं उनको जितनी कोशिश करेंगे हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को कि अगर रियल टाइम में स्टडी कर रहे हैं तो उनको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन देके उनको ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। ड्रोर वन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो क्या है ड्रोर वन, क्या है अगर ऐसे आ जाए तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। बस ये इतना ही पूछ सकते हैं इसमें। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है? जो हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी चीज उनके लिए काम में आता है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो ये किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने लॉन्च किया है। इंडिया फर्स्ट इंडियन एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन है? मेजर शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला क्या करें? फर्स्ट इंडियन टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और स्पेस में पहुंचने वाले पहले इंडियन कौन थे? राकेश शर्मा थे। और ये सेकंड इंडियन है जो स्पेस में पहुंचे। राकेश शर्मा 1984 में गए थे, उसके बाद सेकंड इंडियन है। किस मिशन में गए ये? एक्सियम 4 मिशन है। एक्सियम 4 मिशन में किसका है? तो एक्सियम स्पेस का है। किसके साथ मिलके था ये? नासा और स्पेस एक्स के साथ मिलके ये मिशन था। कौन इसमें क्या थे? इसके ये किस लिए गए थे मिशन? अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इंडिया भी इसका क्या था? पार्टनर था। तो इंडिया की तरफ से भी 7 इंडियन एक्सपेरिमेंट इस पे क्रिएट किए, मतलब किए गए थे इंडिया की तरफ से। तो अगर ये आ जाए कि एक्सियम 4 में कितने एक्सपेरिमेंट इंडिया की तरफ से किए गए थे, तो 7 किए गए थे। क्या थे वो? ये जनरली नहीं पूछेंगे किस, एक तो मूंग की स्प्राउटिंग से रिलेटेड थे और अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, माइक्रोग्रेविटी, ह्यूमन मसल्स पे जो एक्सपेरिमेंट थे। बस इतना ध्यान रखना कि कौन कितने थे? 7 थे। अब अगर ये पूछ ले इसको लीड कौन कर रहा था, तो ये थी कमांडर पैगी वाइटसन। पैगी वाइटसन कहां से थी? यूएसए से। उसके साथ साथ कौन थे? शुभांशु शुक्ला इंडिया से हो गए, और साल्वोज उजकांस्की कहां से थे? पोलैंड से थे। और टिबूर कापू कहां से थे? हंगरी से थे। पैगी वाइटसन का नाम ध्यान रख लेना, कहां कहां से और आ जाए तो पोलैंड और हंगरी से थे। कितने लोग थे टोटल? 4 लोग थे। किसका मिशन था ये? एक्सियम स्पेस का मिशन था। किसके साथ था? नासा और स्पेस एक्स के साथ मिलके था ये मिशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले इंडियन बने हैं शुभांशु शुक्ला। तो हमारा क्या है? लूपेक्स मिशन। लूपेक्स क्या है? लूनर मिशन है। किस किस का है? हमारा इंडिया और जापान का। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है चंद्रयान 5। तो ये क्या है? हमारा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। कौन से पोल को एक्सप्लोर करना है? साउथ पोल को। इंडिया कौन सा, चंद्रयान 3 में हम कौन सा कंट्री बने थे? पहला कंट्री बने थे। चंद्रयान 3 में हम पहला कंट्री बने थे दुनिया का जो किसमें गए थे? पोलर साउथ पोल पे लैंड हुए थे। तो अब इसमें क्या है? चंद्रयान 5 जिसको हम लूपेक्स मिशन भी नाम है, इंडिया और जापान मिलके जो साउथ पोल है मून का उसकी डिटेल एक्सप्लोरेशन के लिए मिशन जा रहा है। इसरो और जो जापान स्पेस एजेंसी की उसका क्या नाम है? जाक्सा। जाक्सा का मिलके मिशन है। स्टडी करेंगे सन के साउथ पोल को, वाटर आइस वगैरह को, तो उसके फॉर्मेशन से रिलेटेड अलग अलग एस्पेक्ट्स को। इसमें क्या थे चंद्रयान 3 में? हमारा विक्रम हमारा था लैंडर, और प्रज्ञान क्या था? हमारा रोवर। अब हमारा चंद्रयान 5 जिसका लूपेक्स मिशन नाम है, ध्यान रखना लूपेक्स किस किस का है? इंडिया और जापान का। इसरो का PSLV C61 मिशन, ये क्या हो गया? टेक्निकल फेलियर की वजह से, जो हमारे किस में हुई? थर्ड स्टेज में, जो हमारे P62 में हुई है। क्या हुई है? प्रेशर ड्रॉप हो गया एकदम से। उस प्रेशर ड्रॉप की वजह से क्या हुआ? हमारा जो मिशन था वो फेल हो गया। वो अपना वो एंगुलर जो मोमेंटम है वो बढ़ गया, उसका जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसकी वजह से वो अपने पाथ से भटक गया, उसकी वजह से मिशन फेल हुआ था। तो सिमिलर जो हमारा PSLV C61 मिशन था वो भी। वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट स्कोट। स्कोट क्या है? पहला वर्ल्ड। SSA का मतलब क्या है?
स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। स्पेस की सिचुएशनल अवेयरनेस मतलब कि स्पेस में जो भी सैटेलाइट है वो कितनी दूर है, कितने सैटेलाइट हैं, कब कौन सा टकरा सकता है, कब कौन सा क्रैश हो सकता है एक दूसरे से सैटेलाइट, कितने और सैटेलाइट किस ऑर्बिट में कितनी कितनी दूरी पे भेजे जा सकते हैं, तो इन सब को जो ट्रैकिंग करेगा वो आया है हमारा स्कोट सैटेलाइट है, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। कौन से ऑब्जेक्ट? तो स्पेस ऑब्जेक्ट है हमारे, सैटेलाइट है नेचुरल, सैटेलाइट वगैरह तो आर्टिफिशियल है, इसके अलावा कोई भी जो नेचुरल भी स्पेस में डेब्रीज वगैरह हैं उन सब को कौन करेगा? स्पेस हमारा जो स्कोट है ये ट्रैक करेगा। जिससे क्या होगा, जो कोई भी जो और जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है हमारा इसरो कर रहा है या कोई भी प्राइवेट एंटिटी कर रही है उन सबको इंफॉर्मेशन दी जा सके। तो ये स्कोट किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो हमारा स्टार्टअप है बेंगलुरु बेस्ड दिगांतरा। तो ये आ जाए स्कोट क्या है? ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग सैटेलाइट है स्पेस में, किसके दो फर्स्ट कमर्शियल है ये, अभी तक सिर्फ जो सरकारी एजेंसी वही लॉन्च करती थी स्पेस की सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि उन्हीं के मेन मिशन थे। लेकिन ये हमारे दिगंतरा एरोस्पेस है जो स्टार्टअप है, इसने स्कोट को लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्पेस बेस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस सैटेलाइट है ये हमारा। इसरो का 100वां मिशन। तो क्या है, इसरो ने अपने मिशन 100वां पूरा कर दिया है। कब पूरा हुआ था 100वां मिशन? कब था? जनवरी 29 2025 को। किससे लॉन्च किया गया था? GSLV F-15 से। किसको लॉन्च किया गया था? NVS-02। किसका पार्ट है ये? नाविक का पार्ट है ये। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन सेकंड जनरेशन सीरीज है। ये क्या है? ये इक्विप्ड है हमारी जो एटॉमिक क्लॉक है, जो रुबिडियम बेस्ड जो एटॉमिक क्लॉक थी, प्रिसाइज टाइमिंग। क्या हो रहा था, जो हमारी नाविक के साथ हमने जो एटॉमिक क्लॉक भेजी थी उसने क्या काम करना बंद कर दिया है, इसलिए हमने ये लॉन्च किया है, जिससे कि हमारा जो चारों के जो सातों के सातों सैटेलाइट वो काम कर सके, क्योंकि ये जो हमारी एटॉमिक क्लॉक है इसने काम करना बंद कर दिया है। ये क्या है? सेकंड फेज है अब हमारा नाविक का चल रहा है। फर्स्ट फेज में क्या हमारे 7 सैटेलाइट है, अब क्या ऑक्सिलरी और सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे, जिससे इसका क्या हो सके, एक्यूरेसी बढ़ा सके। इसके साथ साथ क्या होगा, धीरे धीरे कवरेज भी बढ़ाएंगे। भाई हमें कम से कम इतनी कवरेज तो चाहिए ना कि हम पूरा चाइना कवर कर सकें। पाकिस्तान तो अभी हमारी कवर में है क्योंकि 1500 किलोमीटर में पूरा पाकिस्तान कवर हो जाता है, लेकिन अगर चाइना का कुछ हिस्सा बाहर रह जाए, या फिर अब तो पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वहां पे, क्योंकि हमें हमारे जो अभी हम देख रहे हैं ईरान इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है उसमें क्या है, इंटरनेशनल वाटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें क्या होगा, अगर हमें हमारा क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को मेंटेन करना है, अगर फ्यूचर में कोई वार जैसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें हर फ्रंट पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए हमें नाविक को और ज्यादा से ज्यादा मजबूत, अभी क्या कर रहा है ये सिर्फ इंडिया और उसके जो 1500 किलोमीटर का रेडियस उसमें प्रोवाइड कर रहा है। तो जो हमारे इमिनेंट जो नियर बाई थ्रेट्स हैं उसमें सब में हमारे डिफेंस के काम आ जाएगा, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा इसकी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि हम बिल्कुल एक्यूरेट टारगेटिंग कर सकें। देखना है ना मिशन में, अगर हमें मान लो कोई भी अगर लॉन्च करनी है मिसाइल, तो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने एक्यूरेट टारगेट पे जाके हिट कर ले, उसके लिए हमारे जो नाविक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सिस्टम। इंडिया स्पेस डेक्स मिशन, फोर्थ स्पेस पावर बन गया है इंडिया। स्पेस डेक्स क्या? स्पेस डॉकिंग करने वाला। ये क्या था? फर्स्ट एवर स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट था स्पेस डेक्स। कौन सी कंट्री बन गया? फोर्थ। इससे पहले सिर्फ किसके पास था ये? यूएसए, रशिया और चाइना के पास। स्पेस डॉकिंग का मतलब क्या है? तो अभी हमारे क्या है कि अगर हम अपना जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो बनता है तो उसमें जाके अगर हम यहाँ से सैटेलाइट भेजते हैं तो उसके साथ जो कनेक्ट होता है ये होती है डॉकिंग। कि ये यहाँ से जाके यहाँ जो रुकेगा, इस जो ये फेज होता है इसको बोलते हैं डॉकिंग। इससे क्या होगा, जो हमें अगर अपना स्पेस स्टेशन बनाना है तो क्या एक साथ लॉन्च नहीं कर सकते, छोटे छोटे सैटेलाइट आपस में जाकर उनको कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तो जो वो कनेक्शन है उसको बोलते हैं डॉकिंग। अभी सिर्फ दुनिया में 3 देशों के पास थी, यूएसए, रशिया और चाइना के पास, हमारा देश चौथा देश बना है। तो ये दिखाता है कि हम कितनी बड़ी स्पेस पावर बन रहे हैं। ये क्या हुआ था अगर पूछ ले तो SDX-01 तो था चेजर और SDX-02 था टारगेट, मतलब ये दो सैटेलाइट थे। XDX-02 यहाँ पे एस्टेब्लिश था, XDX-01 को यहाँ से भेजा और ये इसके साथ जाके जुड़ गया। तो ये है डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये जब हमारा खुद का भारत स्पेस स्टेशन जो हमारा जो टारगेट है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, तो वो जब बनाएंगे तो उसके लिए ये सबसे ज्यादा काम का है, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए जो धीरे धीरे करेंगे स्पेस डॉकिंग। तो हमारा क्या है? मिशन दृष्टि। अगर आ जाए कि मिशन दृष्टि क्या है, किसके द्वारा है?
तो गैलेक्सी आई स्पेस के द्वारा है। क्या की गैलेक्सी आई स्पेस के द्वारा, मिशन दृष्टि किसके द्वारा, गैलेक्सी आई स्पेस के द्वारा। ये क्या है, इंडिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। मतलब ये एक सिंगल जो हमारा जो सैटेलाइट रहेगा उसमें अलग अलग हमारे जो सेंसर्स लगे हुए होंगे। इसमें हमारा प्लान क्या है, हमारा प्लान है इसमें मल्टी सेंसर, जो इसमें क्या रहेगा, दो, एक तो सिंथेटिक अपर्चर रेडार और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग, ये दोनों के दोनों एक ही सैटेलाइट पे रहेंगे। ये वर्ल्ड का फर्स्ट रहेगा। इसमें क्या है, हम एक कॉन्स्टिलेशन बनाने की सोच रहे हैं। किसमें काम आएगा, जिससे कि हम इसकी 1.5 मीटर तक एक्यूरेसी के साथ मैपिंग कर सके, जिससे हमारे ऑप्टिकल सेंसर्स रहेंगे तो हमारे वो डिफेंस में भी काम आएंगे, साथ ही साथ एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी वो चीज हुई उसमें काम आएंगे। ये वर्ल्ड का पहला है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग दोनों के दोनों किसमें है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमारे क्या है, होल व्हील मैन्युफैक्चर एंड ऑपरेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो हमने पढ़ा था ना, हमारा जो सेकंड पोर्ट है कुलासेकरीपट्टनम में तमिलनाडु में, वो हम किसके लिए डेवलप कर रहे हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए। इसके लिए हम क्या, अभी पीएसएलवी सबसे ज्यादा यूज हो रहा था, तो पीएसएलवी क्या थोड़ा बड़े के लिए, इसलिए हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, जो छोटे छोटे जो कमर्शियल सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनको लॉन्च करने के लिए। तो कौन मैन्युफैक्चर करेगा इनको, अब हाल मैन्युफैक्चर करेगा। तो आज एसएसएलवी किसके साथ, इसरो के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसरो का किसके साथ हुआ है, तो ये हाल के साथ हुआ है। ये क्या है कि इंडिया की जो कमर्शियल स्पेस है, जो स्पेस लॉन्च मार्केट है, उसमें एक्सेलरेट करेगा। अभी क्या था, पहले इसरो के पास सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज क्या था, कॉस्ट इफेक्टिवनेस का एडवांटेज था। तो दुनिया के जो सबसे ज्यादा जो देशों के जो मिशन लॉन्च कर रहा था, इसरो कर रहा था। अभी क्या है, जो स्पेस एक्स वगैरह जो प्राइवेट एंटिटीज आई है, ये इसरो से सस्ते लॉन्च करें, क्योंकि उनके पास छोटे बड़े सब टाइप के वो हैं जो अपने इंजन हैं। तो इसलिए अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये आ रहा है जो मल्टीपल बार यूज हो सकेगा, बहुत ही कम उसका टाइम रहेगा जिसमें कि बार बार लॉन्च किया जा सके। एसएसएलवीज है, हाल मैन्युफैक्चर करेगा इसके लिए, जिससे कि इसरो अपना जो कमर्शियल मार्केट है वो छोड़े नहीं, साथ ही साथ जो नए मार्केट है उनमें टैप कर सके। 3D विंड मैपिंग सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, तो ये क्या है, 3D विंड की 3D मैपिंग करने के लिए एक सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन बनेगा। जैसे हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन हमने शुरुआत में पढ़ा था, अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टिलेशन बना रहे थे हम प्राइवेट स्पेस के साथ मिलके, ऐसे ही 3D विंड मैपिंग के लिए जो हमारी है फिलियन बना रहे हैं हम, किसका, स्टेलर्स टेक्नोलॉजी हांगकांग की है, जो फिलियन नाम से एक 3D विंड मैपिंग का एक सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन बना रही है। तो क्या है फिलियन, क्या है, सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन है 3D विंड मैपिंग के लिए। कौन बना रहा है, स्टेलर्स टेक्नोलॉजी हांगकांग है। ये क्या है, वर्ल्ड का पहला 3D विंड मैपिंग सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन है। इससे क्या फायदा होगा, सबसे ज्यादा विंड से दिक्कतें किसको आती है, हमारे एविएशन सेक्टर को, और साथ ही साथ हमारे फोरकास्टिंग वगैरह में सबसे ज्यादा भाई विंड पूरा का पूरा जो हमारा मानसून विंड है, हमारी जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स वगैरह आ रही हैं, इन सबसे हमारा जो भाई वेदर वगैरह वो है, तो इस सब के लिए क्या बना रहे हैं, स्टेलर्स टेक्नोलॉजी हांगकांग का एक 3D विंड मैपिंग सैटेलाइट फिलियन लॉन्च कर रहा है। अभी हमारी प्राइवेट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस, तो अभी क्या है, स्टारलिंक किसका है, स्पेसएक्स का है ना स्टारलिंक, वो क्या है, प्राइवेट ब्रॉडबैंड सर्विस है, सैटेलाइट बेस्ड सर्विस है। इंडिया में भी हैदराबाद बेस्ड अनंत जो टेक्नोलॉजीज है, वो क्या कर रही है, अपना प्राइवेट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लाने की कोशिश कर रहा है, स्टारलिंक की तरह ही इंडिया का होगा। तो इंडिया के क्या है, फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस होगा। कब तक आ जाएगा ये, 2028 तक। स्टारलिंक क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड ओवर दे रहा है, तो ये कंपनी इसके लिए क्या करेगी, सैटेलाइट भेजेगी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जिससे कि ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड की जा सके। अभी क्या दिक्कत हो रही है, ज्यादा लोग क्यों यूज नहीं कर रहे, स्टारलिंक प्रोवाइड कर रहा है तो भी अभी दिक्कत यह है कि इसकी तो एक तो टेक्नोलॉजी बहुत महंगी पड़ रही है, साथ में जो इक्विपमेंट जो आ रहा है वो फोन की तरह एक्सेसिबल नहीं है, थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, और उसके अभी उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुई है टेक्नोलॉजी, तो कनेक्शन इश्यूज से रिलेटेड इश्यूज भी बहुत आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा यूज नहीं हो रहा अभी। पर भविष्य है इसका, क्योंकि सबसे आसान पड़ेगा, तो स्टारलिंक जब इतना ज्यादा काम कर रहा है स्पेस एक्स, तो इसलिए अब अनंत जो टेक्नोलॉजीज इंडिया की, ये भी इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड लॉन्च करने की बात कर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, इसके लिए जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट में हमें ये बताएं कि हम क्या क्या चीज आपके लिए इंप्रूव करें या क्या और चीज लेके आए। आपका जितना अच्छा फीडबैक रहेगा उतना ज्यादा हम इंप्रूव कर पाएंगे, ये हमारी तरफ से नई कोशिश थी करंट अफेयर्स में। तो
आपका जो फीडबैक आएगा वो हमें इंप्रूव करने में और हेल्प करेगा, जिससे हम अगला वीडियो जो लेके आएंगे और अच्छे से लेके आए आपके लिए।